प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। हम इन व्याख्यानों में पिछले के व्याख्यानों का रिवीजन करते हुए, नई स्टडी को पढ़ते हुए, उसके साथ में हम स्टडी कर रहे हैं। और मैंने ये 5-7 लेक्चर्स बनाए हैं वो आपके रिवीजन के लिए बनाए हैं, जिससे कि आपका पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस रिवीजन हो सके और आपको हर कंटेंट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इस दृष्टिकोण से मैंने आपके ये लेक्चर बनाने का निर्णय लिया। इन लेक्चर्स को आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और किन्हीं विद्यार्थियों की मेरे पास कोई क्वेरीज भी आती है, कोई प्रश्न भी आते हैं, तो उनका भी मैं समाधान करता हूँ। तो अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो लेक्चर बनाने का जो मंतव्य है, उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं सार्थक होता प्रतीत हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आज हम पढ़ रहे हैं शुंगकालीन मूर्तिकला में बरहुत का स्तूप के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं, जो रिवीजन के तौर पे है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो शुंगकालीन मूर्तिकला और वास्तुकला का दूसरा प्रमुख केंद्र बरहुत है और यह स्थान मध्य प्रदेश के सतना जिले से लगभग 9 मील दूर स्थित है। और इसके व्यापारिक महत्व को समझते हुए सम्राट अशोक ने यहाँ स्तूप का निर्माण कराया। और इस स्तूप की खोज जो है वो 1873 में जनरल कनिंघम ने की और इस स्तूप में कई वेदिका प्राप्त हुई और यहाँ पे कुछ ईंटें भी प्राप्त हुई, जिससे पता लगता है कि यह स्तूप मौर्य काल से ही विद्यमान था। और ये पूरा स्तूप जो मैंने ये बताने का प्रयास किया, ये इस प्रकार से इनकी वेदिकाएं हैं, इसको बताने का प्रयास किया। और बरहुत, ये बहुत अच्छा मैंने लिखा था कि बरहुत के शिल्पांकन की शैली सच्ची के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि इसमें शुंगकालीन लोक कला का बाहुल्य है। वह संपूर्ण शिल्प गहरे लाल बलुए पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं। और बुद्ध की कला में सबसे उत्कृष्ट शिल्प बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त प्रसेनजीत द्वारा बुद्धचर्या, देवताओं द्वारा बुद्ध चूड़ा की पूजा, श्रावस्ती में बुद्ध द्वारा चमत्कार प्रदर्शन, स्वर्ग के देवताओं को बुद्ध द्वारा उपदेश आदि प्रमुख है। ये हमने पढ़ने का प्रयास किया। और इसके अंतर्गत हमने बुद्ध की जातक कथाओं के दृश्य में बुद्ध के चरित्र के दार्शनिक एवं करुणा संबंधी पक्षों का प्रकाशन है, ये हमने बताने का प्रयास किया। इस प्रकार से हमने इसको स्टडी किया। और आगे मैंने जो लिखा है नोट्स में, ये आपको थोड़ा समझना चाहिए। लोक जीवन के विविध पक्षों के दृष्टिकोण से भारतीय कला में बरहुत का महत्वपूर्ण स्थान है। और स्थानीय लोक कला का समावेश में कलाकारों को आश्रयदाता की भावना अनुरूप चित्रण के मध्य स्वयं के विचारों का सम्मिश्रण करना आदि हमें बरहुत की कला में देखने को मिलता है। ग्रीक तथा भारतीय कला संबंधों का प्रमाण हमें गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है, जिस पर लेख उत्कीर्ण से ज्ञात होता है कि हेरोडोटस नामक तक्षशिला के किसी शिल्पी ने भारतीय धर्म स्वीकार किया था। और स्तूप में बुद्ध का प्रतीकात्मक अंकन हमें देखने को मिलता है।
अतः उपयुक्त विवरण से यह कहा जा सकता है कि भरूच का स्तूप कलात्मकता एवं लोक कला के संदर्भों में अपने आप में ही नहीं अपितु विश्व के अमूल्य धरोहरों में से एक है। ये हमने स्टडी किया था। उसके बाद में ये अमरावती स्तूप के बारे में भी हमने शॉर्ट में स्टडी किया था। इसके बारे में भी बताया था। अमरावती स्तूप में कथा दृश्यों का भावांकन की महत्वता को प्रदर्शित करते हुए हमने बताने का प्रयास किया था। और अमरावती शुंग कुषाण काल में अमरावती स्तूप के ही बारे में बात की थी। अमरावती के उदाहरणों में अमरावती के अर्ध चित्र में राजकुमार सिद्धार्थ को एक पागल हाथी पर सवार होते हुए बताया था। भारत के नगर के एक दृश्य में लोग घबराकर इधर उधर भागते हुए दिखाई गए हैं। लोगों के चेहरों पर घबराहट के भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। अमरावती के शिल्पियों को राजसभाओं के दृश्य अत्यधिक प्रीत है। उन्होंने इन अर्धचित्रों में अधिक संख्या में लोगों का सफलतापूर्वक अंकन किया है। इनमें कई नृत्य तो कई रहनिवास के दृश्यों को शिलांकित किया है। आदमकद की मूर्तियाँ मिली है। बुद्ध की एक साथ बनाई मूर्तियाँ भी है। इसमें बुद्ध के मुख जो है वो नष्ट प्राय हो गए हैं और नीचे तक एक लंबा वस्त्र धारण किए हुए हैं। और प्रिय विद्यार्थी, फिर गतिशीलता के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने बताया था। प्रबल गतिशीलता देखने को मिलती है, नाटकीय प्रभाव देखने को मिलता है, आकृतियों का लंबापन है, आकृतियों में त्रिभंगपन है, गहरापन है। इस प्रकार से हमें ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अच्छी स्लाइड शो के माध्यम से हमने अध्ययन किया था। उसके बाद में हमारा जो कुषाण काल है, कुषाण काल के बारे में स्टडी किया था। गांधार शैली, तो ये बहुत अच्छा विषय था हमने जो पढ़ा था। कुषाण काल को लेकर हमने स्टडी किया था। तो इसमें हमने मौर्य वंश से जो कला परंपरा विकसित हुई उसके उदाहरण विशेषकर हम सांची, भरूच, बौद्ध के स्तूपों में व अशोककालीन स्तूपों में देखने को मिलते हैं। और इसके बाद उसी का एक दूसरा रूप दिखाई देता जो आंध्र सातवाहन राजाओं के समय दक्षिणी भारत में विकसित हुआ। और कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में बनी मूर्तियां भारतीय कला की इस युग की देन है। सर्वश्रेष्ठ देन के कहा जाता है। राजा कनिष्क ने सोने की मुद्रा चलाई जिस पर खड़े हुए बुद्ध व स्वयं कनिष्क का चित्र अल्पलिपि के साथ उकेरा गया, ये बताया। फिर गांधार शैली के बारे में बताया। कुषाण काल में भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश गांधार व उससे मिले हुए पश्चिम पंजाब एवं विशिष्ट कला विकसित होती हुई दिखाई देता है, जिसमें यूनानी, रोमन व भारतीय शैलियों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। इसका सर्वथा विषय बौद्ध था, जबकि शैली जो है वो यूनानी दिखाई देती है। विद्वानों ने इसे ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीको अथवा इंडो हेलेनिस्टिक कला के नाम से अभिहित किया। और यह क्षेत्र व्यापार और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उन्नत था और पश्चिमी एशिया, चीन तथा पूर्वी भारत में आने वाले व्यापारिक मार्ग गांधार से जुड़े हुए थे। गांधार क्षेत्र, ये महत्वपूर्ण बात है, गांधार क्षेत्र को उद्यान या उडियान स्वात देश भी कहा गया है। और यहाँ विभिन्न देशों के लोगों और संस्कृतियों का राजनीतिक कारणों से सम्मेलन हुआ। कुषाण युग में गांधार ने मूर्तिकला के एक विख्यात केंद्र के रूप में ख्याति अर्जित की। और गांधार क्षेत्र में विकसित होने वाली कुषाण काली कला के महत्व की और विद्वानों का ध्यान 1870 में डॉक्टर लिथनर और कर्टिन्स ने किया। और यहाँ पे विविधता शिल्पांकन में देखने को मिलती है, क्योंकि ये क्षेत्र ईरानी, यूनान, भारतीय राजाओं के आधिपत्य में रहा। और कनिष्क के चित्रों में यूनानी, ईरानी, ब्राह्मण के देवताओं का जिस उदारता से अंकन हुआ उससे कुषाणों की सहिष्णुता एवं खुलेपन का आभास होता है। फारसी, यवन, शक, पल्लव और कुषाण यहाँ आए और बस गए। परिणतः यहाँ मिश्रित संस्कृति का उद्भव हुआ, जिसका अभिव्यक्ति हमें यहाँ की कला में देखने को मिलती है।
और ये भी बहुत अच्छी मैंने लिखा है कि गांधार की कला यूनानी होते हुए भी उसके विषय जो है वो सर्वथा भारतीय हैं। भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाओं, जातक कथाओं, ऐतिहासिक विषयों का अंकन इस शैली की विशेषता है। जातक कथाओं में छह दंत जातक, वेशांतर जातक, क्षाम जातक और बुद्ध के जीवन के दृश्यों में बुद्ध की लुम्बिनी जाना, सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह, बुद्ध का जेतवन का दान, धर्म चक्र प्रवर्तन आदि का अंकन किया गया है। तो इस प्रकार से हमने इसको आगे और बढ़ते हुए गांधार शिल्प के बारे में बात की कि गांधार शिल्प मूर्तिकला की विशेषताओं के बारे में बात की। तो यूनानी कला का प्रभाव स्वरूप कुछ मूर्तियों की शारीरिक रचना पर विशेष ध्यान दिया गया। गांधार कला का मुख्य धर्म केवल बौद्ध, इसके अंतर्गत बामियान में बुद्ध की आदम कद से भी 20 गुना अधिक ऊंची प्रतिमाओं का निर्माण में बौद्ध मूर्तिकला के इतिहास में विशाल मूर्तियों के निर्माण की सर्वथा नई परंपरा का शुभारंभ हुआ। गांधार मूर्तिकला मैंने पहले बताया था आपको कि ईरानी, यूनानी तथा भारतीय मूर्तियों के सम्मिश्रण का प्रतीक मानी जा सकती है। बुद्ध का मुखमंडल अंडाकार बनाया गया और सिर पर घुघराले जूड़े में बाल बंधे हुए हैं, जैसा कि यूनानी सूर्य देव अपोलो की मूर्तियों में देखने को मिलता है। और मूर्तियों के कपड़ों की सलवटों का गहरा उकेरा गया है। बुद्ध बोधिसत्वों की मूर्तियों में कहीं कहीं पगड़ी और मूछे का भी अंकन किया गया, जो कि भारतीय नहीं है। ये विशेष ध्यान होने वाली बात है, अभारतीय है। बुद्ध के अर्धोन्मिलित नयन, मुख पर कांति का प्रभाव, लंबे कान आदि लक्षणों के द्वारा शिल्पकार ने उसमें आध्यात्मिक भाव को उजागर किया है। बुद्ध की मूर्ति के हाथ, पांव, अंगुलियां, आभूषण तथा लोचदार बनाई गई है, जिसमें भारतीय कला की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। गांधार मूर्तिकला की एक विचित्र विशेषता है कि बुद्ध की प्रतिमाएं चारों ओर से गढ़कर नहीं बनाई गई, उन्हें जो है पीछे अनगढ़ ही छोड़ दिया गया, आगे ही उन्होंने सामने का शिल्प उतना उत्कृष्ट है कि आगे देखने से चारों ओर वो मूर्तियां जो है वो कोर कर जानी हुई चारों ओर से गढ़ती हुई दिखाई देती है। गांधार शैली में शिल्प संयोजन, शिल्प निर्माण के मापदंड में सिंधु घाटी शिल्प परंपरा को यहाँ के शिल्पकार ने आत्मसात किया। ब्राह्मण देव मूर्तियाँ, इन मूर्तियों में कुबेर, हारिन, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य की मूर्तियाँ बनी। साथ ही क्रीडारत नारियों का अंकन हुआ, जिसमें वृक्षिका नारियों का तथा अनेक क्रीडाओं में सुंदरियों का प्रदर्शन किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अभी तक जो हमने पढ़ा था आपके सिलेबस के अनुरूप, इस सिलेबस के अनुरूप पढ़ने के दौरान हमने वापस इन 5-7 लेक्चर्स में मैंने आपको इनका रिवीजन भी कराया, जिसको आप लोगों ने देखा भी है और अच्छा तरीके से समझा भी है। और किन्हीं विद्यार्थियों को कोई समस्या आ रही थी तो उसको भी इन्होंने समझने का प्रयास किया, जिससे कि आपको ये रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए। और यदि आपको अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे मैसेज करें, तो कोशिश ये करूँगा कि आपको इस लॉकडाउन में मैंने जो मेहनत से आपके लोगों के लिए ये लेक्चर्स बनाए हैं, आपके लिए जो सामग्री जुटाई है इस स्टडी मटेरियल की, और ये जो मैंने इससे पहले जो ये लेक्चर्स बनाए उनमें भी सारे मैंने स्लाइड शो के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से मैंने इन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो इन लेक्चर्स को बार बार देखिए, पुनः देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और किसी प्रकार की कोई आपको क्वेरीज, किसी प्रकार की बेझिझक या जिज्ञासा या कोई गफलत नहीं रहेगा। आप इन्हीं लेक्चर्स को बार बार देखिए, सर ने क्या बताया था। और आप जो चित्रकला पे जितना फोकस करते हैं उतना का उतना ही आप मूर्तिकला पे भी फोकस करें। ये बहुत अच्छे विषय है, बहुत वाइब्रेंट विषय है। आप लोगों को इसको इजी गोइंग है, इजी विषय है, आपको समझना चाहिए, रोचकता के दृष्टिकोण से समझना चाहिए, जिससे कि आपको पाठ्यक्रम अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाए, समझ आ जाए, याद हो जाए। और कोई क्वेरीज है तो आपके पास मेरे मोबाइल नंबर हैं, व्हाट्सअप नंबर, और
तो आप उस पर मेरे को लिख के मैसेज डाल सकते हैं, फ़ोन करके बात कर सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। और सबमिशन के लिए मैं वापस आपको बता देता हूँ, 100 से 150 स्केचेस बनाने हैं। उन स्केचेस में आपको मानवाकृतियाँ हो सकती है, वस्तु की आकृतियाँ हो सकती है, टेबल कुर्सी ये वो सब, कप प्लेट जग मग ग्लास, सारी चीज़ें हो सकती है, सुराही, ये सारी चीज़ें हो सकती है। मानवाकृतियों में हाथ पैर की स्टडी करना, आँखों की स्टडी करना, नाक की स्टडी करना, लिप्स की स्टडी करना, सिर की स्टडी करना। और आपको मैंने बताया था जो 5 शीटें जमा करानी है वो सिर से लेकर पैर तक स्टडी करनी है, लाइट एंड शेड से पेंसिल से, हाफ इम्पीरियल साइज में 5 शीटें तो वो होगी, और 2 शीटें आपकी होगी कि जिसमें हाथ की स्टडी पैर की स्टडी, 2 शीटें हाफ इम्पीरियल पे आपको वो सबमिट करना है। अभी जल्द से जल्द सबमिट करने की डेट आ जाएगी अभी आपकी, तो आप इसमें ढिलाई ना बरतें और इसको आप कंप्लीट करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।